ये क्लास 6 का स्विस का चैप्टर सेकंड है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जब लड़ाई हो रही थी, ब्रिटिशर्स यहाँ थे, तो ब्रिटिशर्स से ही लड़ाई नहीं हो रही थी, एक इक्वलिटी की लड़ाई भी थी, क्योंकि यहाँ सब लोग इक्वल नहीं थे। बहुत भेदभाव था। चैप्टर का नाम इसलिए डिस्क्रिमिनेशन है। तो स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी के लिए एकदम बहुत ही लड़ाई करनी पड़ रही थी सबको। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। मतलब आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिशर्स से तो लड़ाई हो ही रही थी, उसके बाद एक दूसरी लड़ाई भी अंदर अंदर हो रही थी कि हमें भी इक्वल ट्रीटमेंट दो, देखिए हम भी सबके बराबर हैं। उस चीज़ की भी लड़ाई हो रही थी, कि इक्वलिटी की भी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि औरतों को मेल के बराबर नहीं माना जाता। जैसे जाति के बेस पे लड़ाई थी कि जो लोअर जाति के लोग थे उन्हें कुछ नहीं माना जाता, तो इक्वल ट्रीटमेंट की भी लड़ाई थी। दलित ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। दलित मतलब अनटचेबल, मतलब जो जिनके लीडर थे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने दलित को बचाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए, क्योंकि दलित को ना मंदिरों में जाना अलाउ था, ना गाँव के अंदर रहना अलाउ था, बस वो दूसरे घरों में काम करते थे और उन्हें खाने पीने का जो सामान मिल जाए उसमें उनका गुजारा होता था, क्योंकि उनके पास वो भी नहीं थी, खेती करने के लिए ज़मीन भी नहीं थी। तो दलित की लड़ाई थी कि हमें टेंपल में एंट्री दो, क्योंकि वो मंदिरों में जाना उन्हें अलाउ नहीं था। तो ये इक्वलिटी की लड़ाई थी, क्योंकि सब लोग इक्वल होने चाहिए ना, बराबर होने चाहिए। अब किसी ने किस जाति में जन्म ले लिया ये तो उसके हाथ में नहीं है ना, इस बेस पर हम उसे रोक नहीं सकते। वोमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच एज राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। पहले वो लड़कियों के लिए स्कूल कॉलेज नहीं थे, उन्हें जाना अलाउ नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं फेमस नहीं था, बस मेल मेंबर को भेजा जाता था स्कूल में। तो उनकी ये लड़ाई थी कि हमें भी एजुकेशन का राइट है, अधिकार है। Peasant and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lender and the high interest they were charged। देखो जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन थी तो वो कर्ज में डूबे चले जा रहे थे मनी लेंडर की, क्योंकि अगर फसल अच्छी हुई तो ठीक है, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्ज लेके तो वो जब बीज लिया है, बीज बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी हैं, अब फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर वो कर्ज कैसे चुकाएंगे, तो उससे एक जाल में फंसते चले जा रहे थे वो। तो उससे निकलने की भी एक लड़ाई हो रही थी ये। तो ये इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वलिटी की लड़ाई भी थी। देखो एक लड़ाई तो हो रही थी अंग्रेज़ों से कि हमें आज़ादी दो, दूसरी लड़ाई थी कि इक्वल ट्रीटमेंट दो। ये था ना कि एक दूसरे को दबाने पर लगे हुए थे जब, तो उसमें उसकी लिए भी लड़ाई चल रही थी। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड। आज़ादी की ब्रिटिशर्स से जब आज़ादी मिल गई तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, संविधान वाज प्रिपेयर्ड विच इंश्योर दैट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया कि जो इंडिया में सब लोग हैं वो सब इक्वल हैं, बराबर हैं। संविधान में ये लिखा गया कि ये नहीं चलेगा, अब सभी को ट्रीटमेंट करना है, किसी को मंदिर से जाने से रोकोगे, लड़कियों को स्कूल जाने से रोकोगे, ये नहीं चलेगा। तो संविधान में सारे अधिकार दिए गए। संविधान के जो कमेटी के हेड थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और दलित ही ऐसे थे जिनसे बहुत सारे अधिकार छीने गए थे, तो दलित को रखा गया फिर शेड्यूल कास्ट में, और उनके लिए बहुत सारे प्रोविज़न फिर बनाए गए। आज भी एससी के लिए वो रिजर्वेशन है। क्यों है? इसीलिए वजह से है क्योंकि उन्हें पहले बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा गया। तो संविधान में ये प्रोविज़न रखा गया कि इन्हें वंचित रखा गया है चीज़ों से, जितना दर्शाया गया है, अब थोड़ा बहुत तो रीपे करना पड़ेगा ना। तो एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये इंश्योर किया संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि सभी के इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के अधिकार हैं। अनटचेबिलिटी इज सीन एज ए क्राइम, अगर कोई अनटचेबिलिटी करता है, मतलब उन्हें उस नज़र से देखता है, तो ये एक क्राइम माना जाएगा। मतलब किसी को मंदिर में एंट्री नहीं दे रहे हो, गांव में एंट्री नहीं दे रहे हो, कुआं से पानी नहीं भरने दे रहे हो, तो ये एक क्राइम माना जाएगा। एंड हैज़ बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ, तो इसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया गया। पीपल आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। पहले ये था कि इस जाति के लोग यही काम करेंगे, इस जाति के लोग यही काम करेंगे, इसे ख़त्म किया गया कि जो इसका जिसमें इंटरेस्ट है, जो करने का मन है वो काम करेगा।
ये नहीं कि नीची जाति के लोग हमारे घरों में काम करेंगे, उसी जाति के लोगों के घरों में काम करेंगे, ये नहीं होगा। उसका मानना तो करेगा नहीं, उसे कुछ और करना तो वो कुछ और करेगा। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। लोग आज़ाद हो गए, जो काम वो करना चाह रहे हैं वो काम वो करें, फ्री टू चूज है वो। दे द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, जो भी काम करना चाह रहे हैं वो करें। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। पहले पढ़े लिखे लोग कम ही थे, फिर पढ़ाई का सिस्टम लाया गया कि सभी पढ़ेंगे, सभी को अधिकार है, तो गवर्नमेंट जॉब सभी के लिए खोली गई कि यहाँ कोई भी कर सकता है जो उसके लायक है। रिजर्वेशन दिए गए कि कुछ लोग पीछे ही रह गए, तो उन्हें बढ़ाने के लिए काम किए गए। तो गवर्नमेंट जॉब अगर मिलने लगी तो लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन सुधरने लगी। तो इसका असर देखा जा रहा है। अब जो है कास्ट सिस्टम उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का जब था, जब देश आज़ाद हुआ था। Constitution also place responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सब चीज़ लिख दी, अब इसे वो तो लिखी गई ना, अब फॉर्म अप्लाई कौन करेगा? तो ये अधिकार दिया गया गवर्नमेंट को कि ये सारे काम आपको करवाने हैं। गवर्नमेंट बनाई किस लिए? गवर्नमेंट अब मोनार्की तो है नहीं, राजाओं का राज तो है नहीं, डेमोक्रेटिक है, लोगों ने चुन के भेजा है, उनके लिए अब आपको काम करना है। तो बेस बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी को बेस बना के आपको सारे काम करने हैं। इक्वलिटी रखनी है लोगों के बीच में। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उन्हें इस चीज़ का एहसास था कि सब धर्मों के लोग हमारे यहाँ हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बुद्ध, क्रिश्चियन, जैन, इस्लाम, मतलब सभी धर्म के लोग हैं, तो उन्हें आज़ादी है अपने धर्म को फॉलो करने की। स्पीक देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज बोलने की आज़ादी है। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, वो खुद के फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। एंड एक्सप्रेस देम सेल्फ फ्रीली, मतलब आज़ाद हुए हैं तो फ्री आज़ाद हुए हैं, आपको आपके काम करने से कोई नहीं रोकेगा। ये संविधान में लिखा गया। ये अधिकार जब तक है जब तक आप दूसरे की आज़ादी नहीं छीन रहे हो। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। संविधान में लिखा गया कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज या कोई भी रिलीजन या फेस्टिवल ऐसा नहीं होगा कि सब पे थोपा जाएगा कि तुम्हें ये फॉलो करना ही करना है। कुछ बस नेशनल जो फेस्टिवल है उन्हें छोड़ के, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, वो सबके लिए हैं, और सारे जो फेस्टिवल्स हैं सबके अपने अपने अलग अलग हैं, सब उन्हें सेलिब्रेट करो, कोई रोक टोक नहीं है, और दूसरे के ऊपर वो सेलिब्रेट करे या ना करे ये थोपा नहीं जाएगा। तो ये संविधान में भी सब लिखा गया, और संविधान में जो लिखा गया उसे पूरा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दी गई। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। संविधान ने कहा कि सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करेगी गवर्नमेंट, किसी को प्रेफरेंस नहीं देगी, किसी को दबाएगी नहीं, और गवर्नमेंट का अपना कोई धर्म होगा नहीं। इंडिया बिकम ए सेकुलर कंट्री where people of different religion and faith have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री बन गई। सेकुलर का मतलब ये है कि हमारा कोई धर्म, इंडिया का पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, इसमें जो भी लोग रह रहे हैं वो अपने जिस धर्म के हैं उसे उस तरह से मना सकते हैं। इतनी आज़ादी है कि वहाँ तक कि दूसरे के ऊपर कोई परेशानी ना हो। बट इंडिया सेकुलर है, मतलब सारे धर्म यहाँ पर आराम से रहेंगे बिना किसी डर के, आराम से। तो ये इक्वलिटी की लड़ाई भी थी।